अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की मेरी टॉक का जो उन्वान है वो ये कि मिर्गी क्यों होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिर्गी मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से है और मिर्गी के मरीज़ देखना मेरी ख़ास इंटरेस्ट है और मैं ख़ास इस चीज़ पे फोकस करता हूँ। तो बहुत से लोगों के जहन में जबकि वो अपने किसी प्यारे को, किसी बच्चे को अपने डॉक्टर साहब के पास लेके आते हैं और उनसे आके पूछते हैं कि दौरा जब हो जाता है तो एक आम सवाल ये होता है कि मिर्गी क्यों हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं चंद कॉमन वजूहात बताऊंगा जिसकी वजह से किसी को भी या एक दफ़ा या बार बार मिर्गी का दौरा हो जाए। मिर्गी हम मरीज़ को तब डायग्नोस करते हैं जब उनके अंदर एक दौरा हुआ हो और टेस्ट होने के बाद ये पता चला हो कि कोई इन्फेक्शन या कोई नमकियात की ऊंच नीच या शुगर का लो होना, यानी कि टॉक्सिक या मेटाबॉलिक रीजंस, या कोई नशा एकदम छुट जाना जैसे शराब वगैरह एकदम रोक देना, ये सारी वजूहात नहीं हैं उनके अंदर दौरा होने की। जब हम सेकेंडरी कॉजेज़ को जो जिनका मैंने ज़िक्र किया अभी सारे, हम उनको रूल आउट कर लेते हैं तो उसके बाद हम ये डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट को मुमकिन है कि मिर्गी हो। उसको डायग्नोसिस को फर्म करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए हम कुछ टेस्ट्स करवाते हैं जिनके अंदर अमूमन एक टेस्ट ईईजी होता है। ईईजी टेस्ट ऐसा है कि जिसमें तारें सर के ऊपर लगाई जाती हैं टेप या स्टिकिंग मटेरियल से, और फिर जो ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। उसको एम्पलीफायर की ज़रिए से एम्पलीफाई किया जाता है और एक कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको ग्राफ की सूरत में प्लॉट किया जाता है। उससे आपके डॉक्टर साहब को ये अंदाज़ा हो जाता है कि किसी एरिया में अगर एबनॉर्मल स्पार्किंग है तो वो एरिया मिर्गी का जो इब्तदा का फोकस हो सकता है, वहाँ से शुरुआत हो सकती है दौरे की। अगर तो एक दौरे के बाद ईईजी एबनॉर्मल आ जाए तो फिर हम उस पेशेंट को उस ही वक्त मिर्गी डायग्नोस कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो टेस्ट अमूमन किया जाता है वो दिमाग की तस्वीर है जिसके अंदर एमआरआई और सीटी स्कैन के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जो एमआरआई है वो ब्रेन का, क्योंकि जो नरम गूदा होता है उसको दिखाने में ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा तफसील दिखाता है उसकी, तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा चांसेस ये हैं कि एमआरआई को प्रेफर करेंगे। और अगर एमआरआई में कहीं पे कोई ज़ख़म है, कोई ट्यूमर है या कोई और ऐसा पुराना स्कार है तो बहुत चांसेस हैं कि आपका दौरा वहीं से शुरू हुआ हो और या तो उसी एरिया में रहा हो या फिर पूरे दिमाग पे फैल कर उसने वो किया हो जिसे हम लोग जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर कहते हैं, जिसके अंदर आमतौर पे जिन्होंने मिर्गी का दौरा देखा होता है वो इस चीज़ को देखा होता है कि मरीज़ का अचानक से सेंसलेस हो जाना, बेहोश हो जाना, गिर जाना, आंखें ऊपर मुड़ जाना, आंखों का सफ़ेद एरिया दिखना, जिस्म का अकड़ जाना, फिर झटके लगना, फिर बहुत से लोगों के मुंह से झाग निकलती है, ज़बान कट जाती है, पेशाब ख़ता हो जाता है। और ये आमतौर पे आधे से 1 मिनट चलता है और मरीज़ फिर कुछ मिनट बेहोश रहता है और फिर उसके बाद होश आ जाता है। तो अगर एमआरआई या ईईजी एबनॉर्मल हो तो एक दौरे के बाद भी एपिलेप्सी डायग्नोज हो सकती है। लेकिन अगर एमआरआई और ईईजी नॉर्मल हो तो अमूमन में सेकंड दौरा होने का, अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए दूसरी दफ़ा भी दौरा, तो फिर उनको एपिलेप्सी का डायग्नोसिस हो जाता है और उनको फिर लॉन्ग टर्म जो है वो दौरों की दवा लेनी पड़ती है, जिनको हम एंटी सीजर मेडिसिन के नाम से जानते हैं, जिसकी एक लंबी तफसील है और वो अभी इस वीडियो के लिए जो है टॉपिक हमारा नहीं है। अच्छा, क्या वजूहात हैं कि लोगों को मिर्गी के दौरे हो जाते हैं? उसमें जो सबसे कॉमन वजह देखने में आती है वो 2 हैं मेरी नज़र में। एक तो जेनेटिक, यानी जिसे हम इडियोपैथिक एपिलेप्सीज़ कहते हैं, जिसके अंदर हमें कोई एमआरआई या ईईजी पे वजह नहीं मखसूस नज़र आ रही होती है, लेकिन एमआरआई पे ख़ास तौर पे वजह नहीं नज़र आ रही होती है, ईईजी में सिग्नल उसका आ सकता है और इनको जेनेटिक रीजंस यानी मौरूसी वजूहात की वजह से एपिलेप्सी होती है। और बहुत दफ़ा इनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं जैसे वालदैन या बहन भाई, उनके अंदर भी एपिलेप्सी के दौरे हुए हो सकते हैं। जेनेटिक्स के बाद जो दूसरा रीज़न कॉमन है वो स्कार है, यानी ब्रेन पे बचपन में इनके, अगर इनको कभी मेनिंजाइटिस हुआ हो या सर पे चोट लगी हो, उसकी वजह से जिस जो डैमेज्ड एरिया हो वहाँ पे स्पार्किंग या एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने की वजह से वो बाकी एरिया में फैल के मिर्गी का दौरा कर सकता है। फिर अगर कोई ब्रेन की एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो, उसकी वजह से भी हो सकता है कि किसी एरिया में जो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एबनॉर्मल कलेक्शन हो, उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर किसी को पैदाइश के वक्त में या पैदाइश से कुछ वक्त पहले या बाद में स्ट्रोक हुआ हो, जिसे हम पेरीनेटल स्ट्रोक कहते हैं, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है।
बहुत से मरीज़ जिनको ब्रेन की डेवलपमेंट की प्रॉब्लम होती है, जिसे अक्सर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के तौर पे भी डायग्नोज किया जाता है, बहुत सारे इन पेशेंट्स को भी मिर्गी के दौरे हो जाते हैं। और मैं उनको पेरेंट्स को यही समझाता हूँ कि ये कोई नई बीमारी नहीं है जो इनको मिर्गी का दौरा हुआ है, बल्कि इनकी पुरानी जो भी जेनेटिक रीजंस हैं इनके दिमाग के कमज़ोर होने के, ये उस ही की एक और अलामत है, और इसको हमें एक अलामत के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको एक नई बीमारी सोचें। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो तो वो ब्रेन ट्यूमर एपिलेप्सी के दौरे कर सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि फिर हम उसको प्रॉपर एपिलेप्सी सोचने के बजाय हम उसको ट्यूमर से रिलेटेड दौरों का सोचते हैं, और वो मरीज़ आमतौर पे न्यूरोसर्जन के ज़रिए इलाज रहते हैं। अगर वो ट्यूमर सर्जरी के काबिल हो तो उसका सर्जरी कर दी जाती है, अगर उसको शुआओं यानी रेडिएशन से ठीक किया जा सकता हो तो इस तरह उसका इलाज किया जाता है। और आमतौर पे इन पेशेंट्स को भी लॉन्ग टर्म एंटी सीजर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हैं वो चंद कॉमन रीज़न्स जिनकी बुनियादों पर दौरे होते हैं, जिनको आपके न्यूरो फिजिशियन या कोई भी कॉम्पिटेंट न्यूरो फिजिशियन एपिलेप्सी के तौर पे डायग्नोज करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको या किसी प्यारे को मिर्गी का दौरा हुआ है कि ये डिफ्रेंशिएट किया जाए कि कहीं इसकी कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमकियात की डिस्टर्बेंस, सोडियम कम होना, सोडियम ज़्यादा होना, कैल्शियम की कमी होना, इन सब की वजह से दौरा हो सकता है। तो वो आपके डॉक्टर वो चेक करेंगे आपके ब्लड में। फिर उसके बाद शुगर लो होने की वजह से दौरा हो सकता है। उसके अलावा अगर किसी को ब्रेन की इन्फेक्शन हो गई है, जैसे मेनिनजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार या इंसेफेलाइटिस यानी दिमाग की इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से दौरा हो सकता है। फिर उसके अलावा अगर कोई नशे की लत में मुब्तला है, जैसे शराब वगैरह, तो शराब हाई कंजम्पशन वाले, ज़्यादा ड्रिंक्स लेने वाले दिन में वो अचानक अगर दवा ये शराब को छोड़ दें तो उसकी वजह से भी विड्रॉल सीजर हो सकता है। फिर कुछ ऐसे नशे हैं जैसे कि कोकेन वगैरह या आइस, उनकी भी ओवरडोज की वजह से मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। फिर कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, उनके अंदर अपना क़ुव्वत मदाफ़ियत अपने दिमाग को अटैक कर लेता है, जैसे कि एसएलई में ऐसा हो सकता है, एनएमडीए रिसेप्टर एनसेफेलाइटिस में हो सकता है, तो उसकी वजह से भी मिर्गी के दौरे हो सकते हैं। और ये सारे जो वजूहात हैं वो आपके डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ टेस्ट करके, आपका मुआयना करके ये फ़ैसला करेंगे और आपको ये डायग्नोसिस बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस टॉक से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफ़ा हुआ होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।